नमस्कार। आज की YouTube कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। जैसा कि मेरा टॉपिक पहले ही चल रहा है, नए साझेदार का प्रवेश, इसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण बातें आपको बता चुका हूं और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। लेकिन मैं आज उस टॉपिक से हटकर, मतलब कि जो आपकी ना तो आज मैं थ्योरी बताऊंगा ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए यहाँ आज लाया हूँ। बच्चों में साझेदारी प्रवेश के अंतर्गत ये कन्फ्यूजन रहता है कि सवाल को किस तरह करें, सवाल को किस तरह करें। सवाल करना एक अलग बात होती है, लेकिन सवाल को किस तरह करें और ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना एक अलग बात होती है। जो भी सैद्धांतिक रूल्स हैं उनको याद करके सवाल करना और एक सवाल को व्यावहारिकता से लेकर, यानी कि सवाल ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सवाल हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करें। यदि अगर हम इस चीज़ पर जाएं तो सवाल को सैद्धांतिक दृष्टि बहुत दूर हो जाती है, यानी आपको फिर रूल्स पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता। और हम यदि ऐसा इस चीज़ पर जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा हम क्यों करें, तो आप सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा नियमों की तरफ ना जाते हुए। बच्चा साझेदारी करता है लेकिन क्या करता है, नियमों पर ज़्यादा फोकस करता है। मुझे ये एंट्री नहीं आती, मुझे वो एंट्री नहीं आती। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसी चीज़ सिखाऊं कि आपको एंट्री पर ज़्यादा ध्यान देना ना पड़े। आप ये ना सोचें कि मुझे एंट्री याद है कि नहीं याद है, लेकिन उसकी व्यवहार को लेकर, उसकी व्यवहारिकता को लेकर आप उस एंट्री को, उस लेखे को बहुत हद तक बना सकें। ज़्यादा नियम की तरफ ना जाते हुए सवाल को ये समझना है कि सवाल का सार क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर इस वीडियो को कई बार देखते हैं तो आप जब सवाल करने बैठेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं ऐसा सवाल कर क्यों रहा हूँ, ऐसा हो क्यों रहा है और इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, भले ही वो एंट्री आपको याद हो या ना हो। तो मैं देखते हैं कि ऐसा क्या है। चलिए आते हैं टॉपिक की तरफ, नए साझेदार का प्रवेश। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना, सवाल अपने आप सॉल्व करना आ जाएगा, भले ही वो सवाल किसी भी टाइप का हो। यहाँ पर जो मैं चीज़ आज यहाँ लाया हूँ वो सभी टाइप के क्वेश्चंस के लिए हैं। तो शुरू करते हैं। नए साझेदार का प्रवेश। किसी भी फर्म में कम से कम 2 साझेदार तो होते ही हैं। वो 2 साझेदार होते हैं, इसका मतलब जो भी फर्म में लाभ है, जो भी फर्म में हानि है, जो भी फर्म की संपत्तियां हैं, जो भी फर्म के दायित्व हैं, वो सब उन्हीं 2 साझेदारों के हिस्से के हैं। लाभ है तो उनको मिलेगा, हानि है तो उनको वो वहन करनी पड़ेगी। संपत्तियां हैं तो उनके हिस्से की हैं, यदि दायित्व हैं तो उन दायित्वों का भी भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे जाने से पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक चीज़ समझनी होती है, बैलेंस शीट। आपने के लिए ये नई नहीं है, आप जानते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। तो बैलेंस शीट के हमेशा 2 ही पक्ष होते हैं, एक होता है लायबिलिटीज, दूसरा होता है एसेट्स। सवाल पूरी तरह इसी चीज पर डिपेंड करेगा जो मैं अब आपको बताऊंगा। दायित्व, यहां पर कैपिटल होती है साझेदारों की, क्रेडिटर्स या आउटसाइड जो भी लायबिलिटीज हैं वो होती हैं, और आवितरित लाभ होते हैं। आवितरित लाभ होते हैं, यानी कि अगर हम इसको देखें तो मोटी मोटी 3 चीजें यहां मिलती हैं। एक तो बाहरी दायित्व, जो हमने बाहर के लोगों से उधार लिया है या उधार माल खरीदा है। दूसरा पूंजी, जो खुद साझेदारों की है। और तीसरी चीज होती है आवितरित लाभ। आवितरित लाभ, याद रखना मैं इधर लाभ बोल रहा हूं, आवितरित लाभ। आवितरित लाभ का मतलब यह है कि ये लाभ साझेदारों का था लेकिन उन्होंने अभी बांटा नहीं है, तो वो चाहते तो इसको बांट कर अपनी पूंजी को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आवितरित लाभ अभी बांटा नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं जनरल रिजर्व भी एक आवितरित लाभ है। इसके साथ साथ कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शेष भी दिया होता है, ये भी आवितरित
लाभ है। ठीक है, यहाँ मैंने 3 चीज़ें बताई, उनकी कैपिटल, बाहर के दायित्व, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बीपी, ये सारी चीज़ बाहर के दायित्व में। तीसरी चीज़ बताई मैंने अवितरित लाभ। इधर एसेट्स, ठीक है, एसेट्स के अलावा अवितरित लाभ इधर होते हैं, कभी कभी वो हानि को बांटते नहीं हैं, कभी कभी वो हानियों को बांटते नहीं हैं। तो ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ ऐसी संपत्तियाँ होती हैं जो कृत्रिम होती हैं या उन संपत्तियों के अलग होती हैं जो दिखाई देती हैं। कुछ संपत्तियाँ ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं, कुछ संपत्तियाँ ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि गुडविल, स्थगित आयगत व्यय। स्थगित आयगत व्यय यानी कि जिसका लाभ अनेक वर्षों तक मिलेगा फर्म को, तो वो भी संपत्ति की तरह ही ट्रीट होता है जब तक कि वो पूरा ना हो जाए उन वर्षों के लिए जब जिसके लिए वो किया गया है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर कृत्रिम संपत्तियाँ हो सकती हैं, बनावटी संपत्तियाँ हो सकती हैं, बनावटी संपत्तियाँ हो सकती हैं यहाँ। तो स्थायी संपत्तियाँ जो हमें दिखती हैं स्थायी है, या चालू संपत्तियाँ भी हमें दिखती हैं, रोकड़ है, बैंक में शेष है, देनदार है, स्टॉक है, भवन है, फर्नीचर है, मशीन है। गुडविल है, हमें नहीं दिखती। विज्ञापन पर यदि अधिक खर्चा किया है तो वो भी स्थगित आयगत व्यय के कारण बनावटी संपत्ति मानकर हम इसमें लिख देते हैं। कभी कभी अवितरित हानि भी होती है, जिस तरह यहाँ अवितरित लाभ था वो अवितरित हानि भी यहाँ हो सकती है। तो ये बैलेंस शीट होती है। अब आपको समझना है वो चीज़, यह चीज़ आपको पता है, हमेशा बैलेंस शीट मिलती है, ऐसी ही मिलती है। मैं क्यों समझा रहा हूँ ये चीज़, ये आपको समझना है। किसी भी व्यवसाय में संपत्तियाँ बढ़ती हैं या घटती हैं, बढ़ती भी हैं और घटती भी हैं। इसी तरह दायित्व बढ़ते भी हैं, दायित्व घटते भी हैं। दायित्व का मतलब इन सभी चीज़ों से है, केवल आउटसाइड दायित्व से ही नहीं है। तो आपको सवाल यदि करना है, ये चीज़ याद रखिए, 100% आप किसी भी क्वेश्चन को साझेदारी के बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, अगर बात करते हैं एसेट्स की, संपत्तियां बढ़ती हैं। भाई जनरल एंट्रीज हमें करनी होती है और जनरल एंट्रीज में हमें 2 ही चीज़ परेशान करती है, क्या कि किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, प्लस माइनस, यानी एक डेबिट एक क्रेडिट। यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो यदि संपत्तियाँ बढ़ती हैं तो याद रखिए हमेशा डेबिट होती हैं। संपत्तियाँ यदि फर्म में बढ़ेंगी, याद रखना, क्योंकि ये जनरल एंट्री साझेदार को देखते हुए नहीं की जाती है, साझेदारी फर्म में ये जनरल एंट्रीज की जाती है। तो यदि संपत्तियाँ बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, और इसका उल्टा यदि संपत्तियाँ घटती हैं तो क्रेडिट होती है। ठीक है, संपत्तियाँ यदि बढ़ती हैं तो डेबिट और संपत्तियाँ यदि घटती हैं तो क्रेडिट होती हैं। ये याद रखिए, आप बहुत हद तक एंट्री कर पाएंगे। यदि आप एंट्री याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको एंट्री बहुत मुश्किल से याद होगी, लेकिन यदि ये चीज़ें आप जो देख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, संपत्ति घटेगी तो क्रेडिट करेंगे, यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी जब घटती है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। मैं आपके पूरे टॉपिक को, पूरा जो भी इसमें होता है उस पूरे टॉपिक को इस डेबिट क्रेडिट यानी संपत्ति एवं दायित्वों की कमी वृद्धि पर डिपेंड करते ही आप पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा जनरल एंट्रीज की तरफ ना जाते हुए। तो आप देखते हैं, आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है और आगे वीडियो को जब भी देखें जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आए। यदि ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आगे वीडियो नहीं देखें, इसे ही देखें, फिर आगे वीडियो देखें, जब समझ में आ जाए तभी देखें। नहीं, देखिए आगे, इसको समझने के बाद आगे टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आइए चलते हैं उसी टॉपिक पर जिसकी मैं बात कर रहा था कि संपत्तियां यदि बढ़ती हैं तो डेबिट होंगी और संपत्तियां यदि घटेंगी तो क्रेडिट होंगी। जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए कि यदि लायबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और लायबिलिटीज घटेगी तो डेबिट होगी।
तो चलते हैं इसी टॉपिक को आगे लेते हुए, क्योंकि हमें बैलेंस शीट को जो मैंने अभी बनाई थी उसी को सब एक नई बैलेंस शीट पेश करनी है, पुरानी को खत्म करके नई बैलेंस शीट पेश करनी है। तो सवाल को कैसे करते हैं, फिर उसी टॉपिक पे आता हूं मैं। दो साझेदार हैं, तो आज तक जो भी फर्म में हुआ होगा, यहां मान लीजिए यहां ए और बी थे, आज तक जो भी लाभ कमाया वो ए और बी ने कमाया, जो भी हानि कमाई, जो भी हानि कमाई नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी हानि हुई वो भी ए और बी की वजह से हुई। जो भी एसेट्स हैं वो ए और बी की हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं उनका भुगतान भी ए और बी को ही करना है। यानी कि नया साझेदार यदि सी को आता है तो उसे इन पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो यदि इस फर्म इस डेट से साझेदार बना है तो आज जो लाभ होगा वो सी का भी होगा, ए बी सी तीनों का होगा। जो हानि होगी वो ए बी सी तीनों की होगी। आज से इस नए साझेदार का अधिकार उस फर्म की संपत्तियों पर भी होगा, और आज से उसका दायित्व इन दायित्वों को भुगतान करने का भी होगा। तो क्योंकि फर्म से नया वो इस डेट से बना है, तो यहां पर हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खत्म करनी पड़ती हैं, क्योंकि उस पर सी का अधिकार नहीं होता। तो उसमें सबसे पहली चीज है, मैं लिखता हूं यहां, अवितरित लाभ। अब आप ये बताइए अवितरित लाभ बैलेंस शीट में किधर होगा, मैंने आपको बता रखा था ना किधर होगा। तो अवितरित लाभ बैलेंस शीट में किधर होगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए और जो मैंने बैलेंस शीट बताई थी उसको समझिए। तब मैंने पहले ही बोल चुका है, ये समझ में नहीं आएगा यदि वो बैलेंस शीट जो मैंने समझाई थी थोड़ी देर पहले वो समझ में नहीं आती है। अवितरित लाभ होगा दायित्व पक्ष में, अवितरित लाभ होगा दायित्व पक्ष में, और यदि हानि होगी तो होगी संपत्ति पक्ष में। तो लाभ या हानि ए और बी की वजह से ही तो हुई है, सी की वजह से तो नहीं हुई है। यानी सी का इस लाभ या हानि पर कोई अधिकार नहीं है, उसको इसमें से कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये लाभ ए और बी का, ये हानि ए और बी की, तो सी में बैठेगी क्या, नहीं ना, जिसने कमाई है उसी को तो मिलनी चाहिए। तो यहां पर इन चीज को खत्म करना पड़ता है, यहां इन चीज को खत्म करना पड़ता है नए साझेदार के प्रवेश से पहले, ठीक है ना, क्योंकि इस पर नए का कोई अधिकार नहीं है। पुराने साझेदार इन चीजों को खत्म करके आपस में बांट लेते हैं और इसको नई फर्म में नई चिट्ठे में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि नए चिट्ठे में सी भी शामिल हो जाएगा। तो लाभ बांटेंगे। अब आप ये सोचिए लाभ दायित्व पक्ष में होगा या संपत्ति पक्ष में होगा। दायित्व पक्ष में होगा। लाभ बंटने से लाभ बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। लाभ बढ़ने से लाभ तो खत्म हो जाएगा ना। अब कोई चीज बढ़ती है तो खत्म हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो लाभ बटा यानी हम लाभ को खत्म कर रहे हैं, लाभ को खत्म कर रहे हैं, जनरल रिजर्व को खत्म कर रहे हैं। और मैंने क्या बताया था, ये किधर होता है, ये होता है दायित्व पक्ष में। और दायित्व पक्ष में हम एक तरह से एक दायित्व को खत्म कर रहे हैं, दायित्व को कम कर रहे हैं। और दायित्व को जब कम करते हैं तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, मैंने बताया था ना, डेबिट करते हैं। इसलिए इसको जो भी चीज हम बांट रहे हैं, मान लीजिए हम जनरल रिजर्व बांट रहे हैं तो जनरल रिजर्व को हमें डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज हम एक दायित्व को खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये उसी रूल्स पे डिपेंड है। अब आपको ये एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है कि जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या होती है। आपको ये चीज याद करने की जरूरत है कि मैं संपत्तियों को कम कर रहा हूं क्या दायित्वों को कम कर रहा हूं। तो मैं दायित्व को कम कर रहा हूं, और जब दायित्व कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। और ये सारी चीजें बट के कहां जाती हैं, लाभ बटा खत्म हो गया, डेबिट हो गया, बट के कहां जाएंगी, ए और बी के पूंजी खाते में, ए और बी के हिस्से में। तो पूंजी कहां होती है, पूंजी भी लायबिलिटीज की तरफ होती है। जब लाभ बटेगा खत्म हो गया, लेकिन बढ़ेगी क्या, लाभ बटने से साझेदार की पूंजी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। और जब पूंजी बढ़ेगी तो पूंजी बढ़ेगी यानी कि दायित्व बढ़ेंगे, और दायित्व बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्रेडिट। यानी कि पार्टनर्स का जो भी कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि दायित्व पक्ष में लाभ कम हो रहा है। ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि दायित्व पक्ष में ही लाभ तो कम हुआ लेकिन साझेदार की पूंजी बढ़ी। इस तरह अवितरित लाभ को हम बांटते हैं। यदि हम हानि की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। क्यों, हानि बांटेंगे तो साझेदारों की पूंजी, बताओ हानि बांटने से साझेदार की पूंजी बढ़ेगी या घटेगी, हानि होने से पूंजी घटेगी ना, और पूंजी
दायित्व पक्ष में होती है, यानी दायित्व घट रहा है, और जब दायित्व घटता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो भी हम लॉस बांट रहे हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो खत्म हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह अवितरित लाभ या हानि की बात थी। दूसरा, कुछ लाभ तो ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट को देखने से ही पता चल जाते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या हानि वगैरह जो भी होती है, जिसको अवितरित लाभ या हानि कहते हैं। उसके अलावा कुछ लाभ या हानि ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट को देखने से पता नहीं चलते हैं। तो वो क्या होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन, संपत्तियों के मूल्य आज 10,000 की है तो क्या एक साल बाद भी 10 की होगी, 10 की रहेगी, या तो कुछ कम होगी या कुछ बढ़ेगी, यानी संपत्तियों के मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं। इसी तरह दायित्वों के मूल्य भी घटते बढ़ते रहते हैं। तो जो बैलेंस शीट है उस समय संपत्ति का मूल्य क्या दे रखा है, उस समय दायित्व का मूल्य क्या दे रखा है। आज जब नया साझेदार आ रहा है तो क्या इस बीच उस संपत्ति एवं दायित्व के मूल्य में कोई कमी वृद्धि नहीं हुई होगी? यदि कमी वृद्धि हुई होगी तो क्या उसके लिए सी जिम्मेदार है? नहीं ना, उसके लिए ए और बी यानी पुराने साझेदार ही जिम्मेदार हैं। यानी संपत्तियों के दायित्वों के मूल्य में जो भी कमी वृद्धि होगी उसे सी को कोई मतलब नहीं होता, नए साझेदार को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो तो आज की डेट से जुड़ा है। आज संपत्ति का मूल्य बताइए आज कितना है उसके लिए, आज जब वो आएगा तो आप उसे ये बताएंगे कि मेरी संपत्ति इतने रुपए की थी, इतने रुपए की है, पहले कितने की थी, इस बात से सी को कोई मतलब नहीं होता। यानी कि इस दशा में संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन भी करना पड़ता है, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन भी करना पड़ता है। और यदि इस पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होता है तो वो ए और बी को मिलता है, यानी पुराने साझेदार को मिलता है, और यदि पुनर्मूल्यांकन पर हानि होती है तो भी पुराने साझेदार को नए को क्या मतलब है। इसलिए इस दशा में संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, और जो भी लाभ हानि होती है वो साझेदारों में बढ़ती है। लाभ होने से पुनर्मूल्यांकन का टॉपिक मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, ज्यादा इस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपको सवाल करने का तरीका बता रहा हूं, सवाल करके नहीं दिखा रहा हूं। तो आप पुनर्मूल्यांकन के टॉपिक की मेरी पिछली वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। तो यहां पुनर्मूल्यांकन के लाभ या हानि की बात करेंगे। पुनर्मूल्यांकन पे लाभ हुआ तो लाभ होने से साझेदारों की पूंजी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। और पूंजी किधर होती है? दायित्व पक्ष में, और जब दायित्व बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। यानी लाभ होने पर साझेदारों की पूंजी क्यों क्रेडिट होती है? क्योंकि उनकी पूंजी बढ़ रही है, और दायित्व बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसी दशा में यदि इसका उल्टा कर दें, हानि है, हानि होगी, साझेदारों में बटेगी तो उनकी पूंजी क्या होगी? कम होगी ना, और दायित्व जब कम होगा तो डेबिट होगा। तो पुनर्मूल्यांकन में लाभ या हानि इस तरह करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे वो थे जो ये हमारे सारे वो काम थे जो नए साझेदार के आने से पहले पुराने साझेदार को करने होते हैं। उन्होंने ये कर लिया, क्योंकि अगर कोई लाभ या हानि है हम उसे बांट के खत्म नहीं करते हैं, उसे ऐसे ही नई फर्म में ले जाते हैं, तो क्या होगा? उस पर अपना हक नया साझेदार भी जता सकता है कि भैया ये मेरा भी है, और जबकि ये उसका हिस्से का है ही नहीं। तो अब ये सफाई घर की हो चुकी है, फर्म की सफाई हो चुकी। सफाई का मतलब क्या है? लाभ था वो बट के खत्म हो गया, हानि थी वो बट के खत्म हो गई, सब सफाई हो गई ना। वैसे भी आप लोगों को पता है जब कोई मेहमान घर में आता है तो सफाई की जाती है ना, की जाती है। तो ये एक तरह से फर्म की सफाई ही थी, ये फर्म की सफाई ही थी। कैसी? लाभ पड़ा था, बांटा ही नहीं है, हानि पड़ी थी, बांटी ही नहीं है। मान लो वो आएगा, देखेगा भैया लाभ है, लाओ मुझे भी दो। इसलिए इन चीजों को उसके आने से पहले खत्म करना पड़ता है, और ये खत्म इन दो तरीके से होता है। आप पहले चिट्ठे में दिया गया जो आपको आंखों से दिखेगा कि हाँ बैलेंस शीट में दिया गया, उसे खत्म करो। बाद में आपको निकालना पड़ेगा रिवैल्यूएशन की सहायता से, उसे बांटकर जो भी लाभ आने होता है उसे खत्म करो। खत्म हो गया, अब आप नए साझेदार को बुला सकते हैं। तो नया साझेदार जब आता है फर्म में तो वो अपने हिस्से की क्या पूंजी लाता है नकद में। हमेशा साझेदार नकद में ही पूंजी लाएगा, नकद में ला सकता है, संपत्तियों के रूप में ला सकता है, लेकिन मोस्टली सवालों में नकद के रूप में ही दिखाई जाती है। पूंजी लाता है
इस पे आइए, कोई फर्म में नया साझेदार रुपए ला रहा है भर के, तो फर्म में संपत्ति बढ़ी या घटी? रुपए आ रहे हैं फर्म में, बढ़े ना, तो फर्म की संपत्तियां बढ़ रही हैं। तो क्या हो रही हैं? संपत्तियां बढ़ने पर, मैंने बोला था इधर बैलेंस शीट जब समझाई थी, संपत्तियां बढ़ती हैं तो डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं ना। तो कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट, संपत्तियां तो बढ़ी, लेकिन जो वहां बैलेंस शीट में ए और बी लिख रहे थे, आज से एक नया साझेदार का नाम वो लिखने लगेंगे, क्या? सी, यानी कि पूंजी भी बढ़ी, संपत्ति तो बढ़ी, पूंजी भी बढ़ी, यानी यह दोनों चीजें बढ़ने वाली बात हो रही है। संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। कितनी सिंपल एंट्री है, कैश बढ़ी, कैश अकाउंट डेबिट, पूंजी बढ़ी, तो किसकी पूंजी बढ़ी? सी की, टू सीज कैपिटल अकाउंट, हो गई सिंपल सी एंट्री। उसके बाद इसी के साथ साथ एक मैंने पिछला टॉपिक आपको सिखाया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन, वो इसी के साथ जुड़ा होता है कभी कभी, लेकिन मैं थोड़ा अलग करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए वो कभी कभी पूंजी के साथ नकद ख्याति की राशि और लाता है, अपने हिस्से की ख्याति की राशि और लाता है। नकद में ख्याति की राशि लाता है तो इसके लिए जिस तरह अभी अभी आपने कैश ली थी, तो कैश तो अब भी बढ़ रही है। मान लीजिए वो 7,500 पूंजी के लाया, 3,000 रुपए ख्याति के लाया, टोटल अमाउंट कितने लाया? 10,500 लाया ना। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,500 फर्म में, क्योंकि 10,500 आ रहे हैं, लेकिन आप करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट 7,500, फिर 3,000 रुपए जो ख्याति के थे वो अलग से दिखाएंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसी में आपकी तीन चीजें हैं, नकद लाना, दूसरा बांटना। बांटते क्यों हैं? बांटते क्यों हैं? मान लीजिए 3 सेब थे, वो खाने वाले 2 थे, तो कितना कितना आएगा? 1.5 है ना। कितना कितना आएगा? 1.5। या उनमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है तो 1-2 खा ले भैया, 1-1 खा ले। लेकिन सेब 3 है, ये सेब एक तरह से ये मानिए लाभ है, जो फर्म का लाभ है वो मैं सेबों के रूप में आपको दिखा रहा हूं। एक साझेदार आया सी, हाथ में कितने सेब हैं? 3। क्या करें? उसे भी देना है। आया है, कोई चीज खा रहे हो तो पूछते हो नहीं पूछते हो? तो ये लाभ, क्योंकि आज तक हम दोनों ही बांट रहे थे, आज वो भी इसमें हिस्सा पाएगा। अब बात आती है जब 3 सेब हैं, पहले तो 2 जने खाने वाले थे, अब 3 जने खाने वाले हैं, कौन अपने हिस्से का सेब दे? कौन अपने हिस्से का सेब दे उसे? मान लीजिए 1.5 बट रहे हैं, मैं नहीं दे रहा, मैं तो 1.5 ही खाऊंगा, लेकिन देना तो जरूर है उसको। हो सकता है दूसरे वाले ने उसको, या तो मैं आधा दे दूं, तू आधा दे दे, तीनों जने 1-1 ले लेंगे। ये क्या, मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि जब फर्म में लाभ पहले 2 जगह बट रहा था, ज्यादा मिल रहा था, आज लाभ 3 जगह बट रहा है, तो लाभ तो कुछ पुराने साझेदारों का कम होगा नहीं होगा। यानी कि पुराने साझेदार अपना हिस्सा त्याग करके नए साझेदार को हिस्सा बनाते हैं, नए साझेदार को हिस्सा देते हैं। तो जिन साझेदारों ने अपने हिस्से का त्याग करके नए साझेदार को दिया है, वो ख्याति की राशि उन्हीं साझेदारों में बांटी जाती है। और प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ रही है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जिन साझेदार को मिली है वो क्रेडिट होंगे। वो क्रेडिट क्यों होंगे? क्योंकि फिर उनकी पूंजी बढ़ रही है, फिर दायित्व बढ़ रहा है, और जब दायित्व बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए साझेदारों को क्रेडिट कर दो। बांटना क्या है? प्रीमियम बांटना है, गुडविल बांटनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दो। तीसरी चीज जो आपको हमेशा बुक में मिलेगी, जब ये है तो 100% ये भी होगा। ये आपको प्रश्न में ही मिलेगा। यदि प्रश्न में है तो एंट्री करेंगे, यदि प्रश्न में नहीं है तो एंट्री नहीं करेंगे। कभी कभी जब ख्याति की राशि बढ़ जाती है तो पुराने साझेदार उस ख्याति की राशि को फर्म में नहीं रखते, निकाल लेते हैं, फर्म में निकाल लेते हैं।
हम निकाल लेते हैं। क्या मतलब है, फर्म में अभी अच्छे खासे पैसे आए थे, लो निकाल लिए, यानी जो कैश आ रही फिर कम हो गई, टू कैश हो गई ना। अभी जब कैश आ रही थी तो डेबिट करेंगे, जब जाएगी तो क्रेडिट करेंगे, नहीं करेंगे, टू कैश चली गई, कैश जो आई थी वो गई। लेकिन साझेदारों ने उन्हें बांट कहां लिया था, अपने पूंजी खाते में, अपने पूंजी खाते को बढ़ा लिया था उन्होंने। लेकिन आज वो अब फिर कैश निकाल के ले जा रहे हैं तो फिर उनकी पूंजी खाता कम हो गया, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे जो भी इस कैश को निकालेंगे। दूसरा टॉपिक इसी में, तो ख्याति की राशि नकद लाता है तो ये करते हैं, कभी कभी साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं लाता, कभी कभी साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं लाना। अब ख्याति की राशि नकद ही नहीं लाया, केवल पूंजी ही पूंजी लाया है, तो ख्याति की राशि नकद लाया है तो ये कर देते हैं। यदि ख्याति की राशि नकद नहीं लाया है तो पुराने साझेदार को ख्याति का लाभ कैसे मिले, क्योंकि पुराने साझेदार को तो ख्याति का लाभ देना ही होता है, पुराने साझेदार को ख्याति का लाभ देना ही होता है। तो अब वो ख्याति नहीं लाया तो क्या करें, तो सबसे पहले उसके हिस्से की ख्याति की गणना करते हैं कि कितनी है। इस स्थिति में फर्म में कुल ख्याति की दे रखी होती है, कुल ख्याति दे रखी होती है, उस कुल ख्याति में से नए साझेदार के हिस्से की ख्याति कितनी है, उसके अनुपात के आधार पर नए साझेदार की ख्याति निकाल लेते हैं। अब ख्याति की राशि नकद नहीं लाया तो क्या हुआ, पूंजी तो लाया है ना, तो इस ख्याति की राशि को उसकी पूंजी में से कम करके पुराने साझेदारों में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया था कि एग्जाम्पल कि 7,500 वो पूंजी के लाया और 3,000 रुपये ख्याति के लाया था, बट गए। मान लो अब वो 3,000 रुपये ख्याति के लाया ही नहीं, केवल 7,500 रुपये लाया, तो अब क्या करें, लेकिन 7,500 तो लाया, तो पुराने साझेदार क्या करते हैं, उसके जो हिस्से की जो ख्याति थी उसकी पूंजी में से कम कर लेते हैं। मान लीजिए मैं 1,500 मानता हूं कि भाई उसे 1,500 रुपए और लाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं लाया, लेकिन 7,500 तो लाया, तो साहब पुराने साझेदार क्या कहते हैं कि भैया 1,500 रुपए क्यों नहीं लाया तू, वो नहीं लाया, तो उससे ये कहते हैं कि चल ठीक है, जो तू पूंजी लाया था 7,500, हम उसमें से ख्याति के पैसे काट लेते हैं और तेरी पूंजी आज से 6,000 रुपए मानी जाएगी, फर्म में 6,000 रुपए ही जाएगी। ये जो 1,500 रुपए ख्याति के हैं, साझेदार चाहे ख्याति लाए चाहे ना लाए, पुराने साझेदारों को ख्याति का लाभ देना ही होता है, क्योंकि वो अपने हिस्से का त्याग करके नए साझेदार के फेवर में ट्रांसफर करते हैं, उनको देते हैं। तो इस स्थिति में वो पूंजी के जो 7,500 थे लाया था, ख्याति नहीं लाया, तो उन्होंने उसकी ख्याति की गणना करी और 1,500 रुपए आई, उससे कह दिया कि तेरी पूंजी आज से 6,000 मानी जाएगी। इस ख्याति को पुराने साझेदार जो भी ए और या बी होंगे वो आपस में बांट लेंगे, यदि उन्होंने त्याग किया है तो। अब ए और बी बांटेंगे तो सीधी सी बात है, उनकी पूंजी बढ़ेगी, यानी ए भी क्रेडिट और बी भी क्रेडिट, ए की पूंजी भी क्रेडिट, बी की पूंजी भी क्रेडिट। डेबिट क्या करें, प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं है फर्म में, तो डेबिट क्या करें, आप सोचिए, उसी रूल्स पे जाइए जो मैंने बैलेंस शीट पे बताया था। क्या इस समय किसकी पूंजी कम हो रही है, भाई ए और बी की बढ़ रही है, लेकिन सी की पूंजी तो कम हो रही है ना, पूंजी कम हो रही है यानी दायित्व कम हो रहा है, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सी को डेबिट इसलिए करा क्योंकि उसकी पूंजी कम हुई, ए और बी को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि उनकी पूंजी बढ़ गई। ठीक है, तो ये पूंजी के बाद इतना, यही टॉपिक इन दोनों में से आपको एक ही मिलेगा, दोनों किसी भी दशा में नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब इतना कर लेते हैं तो कभी कभी फर्म में नई पूंजी की गणना करवाता है, वो फर्म की नई पूंजी की गणना। नई पूंजी की गणना का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये फर्म है, ये फर्म है और इसको जो सी आया था 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया, यानी कि इस फर्म में से 1/4 भाग हमने सी को दे दिया, सी को दे दिया, और उससे कितने रुपए लिए, पूंजी के ख्याति घटाकर, ऐसा नहीं 7,500। इस स्थिति में 7,500 के आधार पर ही पूंजी की गणना करेंगे,
किस स्थिति में? जब वो ख्याति की राशि नकद लाया हो, और जब ख्याति की राशि नकद नहीं लाया हो, उसकी पूंजी में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस स्थिति में इस 6000 के आधार पर ख्याति की गणना, पूंजी की गणना करेंगे। तो उसे हमने 1/4 भाग के लिए यदि दिया है तो 750, यदि वो ख्याति की राशि भी नकद लाया है तो एक हिस्सा मान लीजिए 7500 का बिक रहा है, चौथाई हिस्सा 7500 का बिक रहा है, तो ये भी 7.5 का होगा, ये भी 7500 का होगा, और ये भी 7500 का होगा। जब हमने उसे 1/4 हिस्सा दिया है और 7500 रुपये लिए हैं, तो चारों चौथाई ये 7.5 की बिकी, तो ये भी 7.5, ये भी 7.5, ये भी, यानी टोटल फर्म की पूंजी यदि देखी जाए तो कितनी हो गई इस आधार पर? 30,000 रुपये। ये किस आधार पर मैंने बताई? जब वो ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है तो उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं करते। लेकिन जब यदि वो ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है तो उसकी पूंजी में से ख्याति की राशि घटाने के बाद जो पूंजी आती है, यानी ये 6000, इस आधार पर नई पूंजी की गणना करते हैं, और यही पूंजी बैलेंस शीट में जाती है। और इसके बाद पूंजी का एडजस्टमेंट करने के लिए जो भी पुराने साझेदार होते हैं, यदि उनकी पूंजी कम है तो वो अपने घर से पैसा लाते हैं, और यदि फर्म में उनकी पूंजी ज़्यादा है तो वो पैसा ले जाते हैं। इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छी तरह क्वेश्चंस में भी समझाया है, वो समझिए। यहाँ पर मैं केवल उस क्वेश्चन का सार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कैसे करते हैं। तो इस पूंजी को, अब ये फर्म की पूंजी है, और फर्म है ABC, साझेदारों को मिलाकर फर्म कहलाती है। फर्म की पूंजी यानी साझेदारों की पूंजी, और ये पूंजी उनके अनुपात में, उनके नए अनुपात जो भी गणना करी गई होगी उसमें बांट दी जाती है, इस प्रकार उनकी जो भी कमी है वो लाते हैं, जो भी उनकी वृद्धि है वो ले जाते हैं। ठीक है, आप इस टॉपिक को कई बार देखिए, इस वीडियो को कई बार देखिए, और साझेदारी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपको लगने लगेंगे। यदि फिर भी कोई टॉपिक इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं और उसे डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चंस ना समझाकर आपको ये समझाऊं कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपकी समझ में आई, ये कोई टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।